हेलो दोस्तों, आज 14 अप्रैल 2025 टाइटैनिक को डूबे हुए 113 साल हो चुके हैं और लगता है अभी ये कल ही की बात है। जो टाइटैनिक का जो फैन फॉलोइंग है या जो टाइटैनिक का क्रेज है लोगों में आज भी कम नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज हम टाइटैनिक के बारे में कुछ ऐसी रोमांचिक, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा या फिर नहीं जानते होंगे, क्योंकि बीइंग अ मरीनर कुछ ऐसे जो इनसाइट्स हैं जो मैं जानता हूँ या फिर जो कुछ इनसाइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक मर्चेंट नेवी से रिलेटेड बंदा या फिर जो बंदे जो शिप पे काम करते हैं वही समझ सकते हैं। तो ऐसे कुछ टेक्निकल या फिर ऐसे कुछ टेक्निकल डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ टाइटैनिक के इंसिडेंट के बारे में कि आखिर में ऐसा हुआ क्या था। तो चलिए इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं कि कहाँ शिप्स से सबसे ज़्यादा थी। नॉर्मल शिप्स 19 नॉट्स 18 नॉट्स करते थे, बट वेरएस टाइटैनिक 21 नॉट्स पे चलता था। अगर इसको कन्वर्ट करें किलोमीटर्स में तो अराउंड 40 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि इतने बड़े शिप, अगर शिप के डायमेंशंस की बारे में बात करें तो जो टाइटैनिक का जो लेंथ था वो 269 मीटर, ऑलमोस्ट 880 फीट के आसपास था। जो टाइटैनिक का जो हाइट थी उसकी वो 53 मीटर्स, तकरीबन 15 मंजिला इमारत के बराबर, बहुत ही बड़ा जहाज है। आप इमेजिन करिए दोस्तों, ये बात है 1912 की, जब मोस्टली जो शिप्स थे या तो वो सेलिंग बोट्स थे या तो वो स्टीम शिप्स थे। स्टीम शिप्स मोस्टली जो एवरेज हाइट है या एवरेज लेंथ ऑफ द शिप्स था वो टाइम पे वो 100 मीटर 150, बट टाइटैनिक 269 मीटर। और जो लग्जरी की बात करें दोस्तों, तो टाइटैनिक में जो लग्जरी यूज़ किया हुआ था आज के टाइम पे 5 स्टार होटल से भी बढ़िया था उसके अंदर की लग्जरी। आपने मूवी में ज़रूर देखा होगा वो बड़े बड़े स्टेयरकेस, वुडन फ्लोर, और स्टीम बाथ, स्क्वाश रूम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत सारी लग्जरी को इस्तेमाल किया गया था उस जहाज़ को बनाने में। अगर उस जहाज़ की कॉस्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो 1912 में टाइटैनिक को बनाने में $7.5 मिलियन जो कॉस्ट आई थी टाइटैनिक को वो टाइम पे बनाने में। बट अगर आज 2025 में 113 साल बाद अगर हम फिर से वो टाइटैनिक को बिल्ड करने जाएं और एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर हम देखें तो $500 मिलियन से भी ज़्यादा उसका कॉस्ट आएगा। इमेजिन कर सकते हो दोस्तों क्या लग्जरी होगा उस शिप में। जो टाइटैनिक का जो जहाज है, वेरएस थर्ड क्लास में दोस्तों नॉर्मल सिविलियंस, नॉर्मल पीपल जो एक बेटर फ्यूचर के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, कुछ इमिग्रेंट्स भी थे। तो ये जो टाइटैनिक के जो लोगों की बात हो गई दोस्तों, टाइटैनिक पे तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा लोग थे, क्रू और पैसेंजर्स को मिला करके। जो टाइटैनिक के जो कैप्टन थे, कैप्टन जॉन स्मिथ, 62 ईयर ओल्ड्स, व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के सबसे एक्सपीरियंस और पुराने कैप्टन थे। उनको कहा जाता है कि वो टाइम के सबसे वेल एक्सपीरियंस और बहुत ही महंगे कैप्टन थे। दोस्तों आपको नहीं पता होगा, मर्चेंट नेवी में जो कैप्टन की सैलरी होती है वो डिपेंड करता है उनकी रैंक, कितने साल कंपनी में है, या फिर बड़ी शिप हैंडलिंग करने का उनको कितना एक्सपीरियंस है। तो जो कैप्टन जॉन थे वो टाइम के समय ये कह सकते हैं आप सबसे महंगे कैप्टन भी थे। उनकी जो सैलरी होगी नॉर्मल कैप्टन से भी ज़्यादा थी उस समय पे। व्हाइट स्टार लाइन के वो सबसे पुराने कैप्टन भी थे, इसलिए उनको दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ को कमांड करने के लिए दिया गया था। तो सोचिए जिनके कैप्टन ऐसे हैं, जो जहाज़ का कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा है, वो जहाज़ के जो ओनर है वो इतना कॉन्फिडेंट थे कि वाइस प्रेसिडेंट, जो व्हाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट मीडिया में आकर के ये डिक्लेयर करते हैं कि जहाज़ बहुत ही सेफ है, इसको डुबा पाना भगवान के भी हाथ में नहीं है, ये अनसिंकेबल शिप है। और बाद में जो हुआ आपको सबको पता है कि टाइटैनिक के साथ क्या हुआ। सेलिंग के दूसरे दिन जो इंसिडेंट हुआ। दोस्तों वापस टॉपिक पे आते हैं। 10 अप्रैल 1912 को एक जहाज साउथहैम्पटन से निकलता है न्यूयॉर्क जाने के लिए। जो डिस्टेंस है 3500 नॉटिकल माइल्स है। टाइटैनिक अपने सफर पे निकलता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जो टाइटैनिक का रूट था वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन होकर के जा रहा था। दोस्तों अप्रैल के महीने में ये रीजन में आइसबर्ग्स बहुत फ्लोट करते हैं। आइसबर्ग क्या होता है दोस्तों,
नॉर्मली जो ग्लेशियर्स होते हैं, आपने देखा होगा नॉर्थ अटलांटिक में ग्रीनलैंड भी वहीं पे है। तो ग्रीनलैंड जो दोस्तों पूरा एक आइस का ही है, पूरा वो जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े आइस के ग्लेशियर्स होते हैं। तो जो ग्लेशियर्स से आइस टूट करके वो ओशन में फ्लोट करता है, ओशन में करंट की वजह से वो फ्लोट करते करते नीचे तक जाता है। तो जो पानी का टेम्परेचर था दोस्तों वो भी -2 डिग्री था, और जो बड़े बड़े जो आइसबर्ग जो फ्लोट कर रहे थे वो भी ओशन में प्रेजेंट थे ऑलरेडी। जो टाइटैनिक के जो कैप्टन है उनको ये बात पता था, और क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि बहुत पुराने और वेल एक्सपीरियंस कैप्टन थे। बट वो टाइम पे एक और चीज़ होती थी, जो शिप्स आगे जाते थे वो जो पीछे आने वाले शिप्स को वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू बताते रहते थे कि आगे कोई डेंजर है। तो जब टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को निकलता है न्यूयॉर्क के लिए, तो उसके आगे एक और शिप है SS कैलिफोर्निया। वो शिप टाइटैनिक को एक वार्निंग देता है कि आगे आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है, कॉशन, मतलब आप कॉशन लीजिए या स्पीड रिड्यूस करिए, कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है। उसने एक वार्निंग दिया कि आगे आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है। टाइटैनिक के कैप्टन ने वो वार्निंग को पढ़ा और अपने शिप का जो कोर्स था, जो रूट था, उसको अल्टर करते हैं। टाइटैनिक ऐसा 2 बार करता है, वो रूट को अल्टर 2 बार करता है आइसबर्ग की वजह से। दोस्तों अभी तक कैप्टन को समझ में आ गया था कि आगे आइसबर्ग और आने वाले हैं। वेदर बहुत ही चिल्ड था, जो पानी का टेम्परेचर था जैसे कि मैंने बताया कि -2 डिग्री था। और ऐसे केस में जो विजिबिलिटी होती है दोस्तों फॉग की वजह से थोड़ी कम हो जाती है, तो ऐसे दूर तक देख पाना, इतना क्लियर देख पाना और रात के समय पे आइसबर्ग को ऐसे मॉनिटर कर पाना वो पॉसिबल नहीं होता है। दोस्तों ये वार्निंग आती है, नॉर्मली कैप्टन उसको रिसीव करते हैं और जहाज को अल्टर करते रहते हैं। बट कैप्टन के साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम और हो रही थी, क्योंकि कैप्टन के साथ शिप पे कंपनी के भी कुछ बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग भी कंपनी के वो जहाज पे थे, और वो कैप्टन को प्रेशराइज करते हैं, कैप्टन अगर आप ऐसे बार बार अल्टर करते रहेंगे कोर्स तो शिप का स्पीड स्लो हो जाएगा और हम रिकॉर्ड नहीं बना पाएंगे। एक्चुअली उन्हें रिकॉर्ड बनाना था कि जो टाइटैनिक है दुनिया का सबसे बड़ा जहाज नहीं, साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट शिप भी है। नॉर्मली जो शिप्स को ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में 7 से 8 दिन लगते थे, वो टाइटैनिक को 6 दिन में कवर करना था। मतलब आप समझ सकते हैं 2 दिन 48 आवर्स उनको ये कवर करना था, कम से मतलब 48 आवर कम बाकी शिप से। तो जो टाइटैनिक की स्पीड थी वो रिकमेंड कर रहे थे कैप्टन को कि स्पीड रिड्यूस ना करें, अदरवाइज जिससे टाइटैनिक डिले हो जाएगा और मीडिया में वहाँ पे न्यूयॉर्क में जाकर के रिकॉर्ड नहीं बना पाएगा। और कैप्टन इतने पुराने और एक्सपीरियंस कैप्टन होने के बाद भी आई डोंट नो क्यों उन्होंने वो कंपनी की बात सुन ली और स्पीड को रिड्यूस नहीं किया और फुल स्पीड में जाते रहे, जब तक कि कंटिन्यूसली उनके साथ वार्निंग आ रही थी बार बार कि आगे आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है। सेम चीज़ होती है दोस्तों 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को साउथहैम्पटन से निकले हुए 2 दिन हो चुके हैं और आज टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच में है। दोस्तों 11 बजे दिन में टाइटैनिक को एक वार्निंग आती है SS कैलिफोर्निया की तरफ से, स्लो डाउन योर स्पीड, यू हैव अ बिग आइसबर्ग राइट अहेड। टाइटैनिक के कैप्टन वो मैसेज देखते हैं, वो वापस से अपने पॉकेट में रख लेते हैं कि दूसरे ड्यूटी ऑफिसर या और कोई देखेगा तो कैप्टन से फिर से वो आर्ग्यू करेगा कि कैप्टन में स्लो करना चाहिए या फिर अल्टर करना चाहिए। तो कैप्टन साइलेंट हो जाते हैं, उस मैसेज पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं। 14 अप्रैल का दिन डूबता है दोस्तों, आज न्यू मून का डे है। न्यू मून दोस्तों उस दिन को कहते हैं जिस दिन मून लाइट नहीं होती है, जो स्काई होता है वो बिल्कुल पिच डार्क होता है। दोस्तों इमेजिन करिए स्काई है, पिच डार्क है, पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री है और जो एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में फॉग है, क्योंकि जो टेम्परेचर इतना कम होता है तो जनरली फॉग बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। तो दोस्तों डेंस फॉग, -2 डिग्री का टेम्परेचर और टाइटैनिक फुल स्पीड में, उनके पास रेडार नहीं है, बाइनोकुलर्स नहीं है और आगे देखने की कोई ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे में जहाज के आगे अगर आपकी कुछ आ जाता है, आइसबर्ग वगैरह आ जाता है, तो ऐसे में आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों पुराने टाइम पर क्या लुकआउट करने के लिए एक यूनिक टेक्निक हुआ करती थी। आपने अगर पुरानी मूवीज़ या पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा होगा तो उसमें आप देखते होंगे कि जहाज के फॉरवर्ड सेक्शन में एक जो मेन मास्ट होता है उसमें एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे खड़े रह सकते हैं आप। आपने टाइटैनिक मूवी में भी देखा होगा जहाँ पे वो फेडरिक फ्लीट खड़े रहते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं क्रोनेस्ट। तो आज जो लुकआउट है दोस्तों वो फेडरिक फ्लीट है।
जो लुकआउट करने के लिए आगे खड़े हैं। तो दोस्तों जो लुकआउट या जो क्रोनेस्ट होता है वो जहाज के फॉरवर्ड हिस्से में होता है, जहां से आप खड़े होकर के आगे कोई जो डेंजर आने वाला या शिप है या फिर आइसबर्ग है आप पहले देख सकते हो। क्योंकि जो ब्रिज होता है, इमेजिन कीजिए दोस्तों 269 मीटर का जो शिप है, तो अगर जो लुकआउट है वो फॉरवर्ड सेक्शन में है क्रोनेस्ट में, तो वो पहले देख पाएगा ना, क्योंकि 269 मीटर पीछे है, वो 269 मीटर आगे है। इसके लिए जो लुकआउट होता था वो आगे फॉरवर्ड में खड़ा रहता था क्रोनेस्ट में। तो आज फेडरिक फ्लीट है वहाँ पे लुकआउट में तो है, और आज फेडरिक फ्लीट वॉच पे हैं। फेडरिक फ्लीट आते हैं वॉच पे और वो सामने देखते हैं एक बड़ा सा आइसबर्ग जस्ट राइट अहेड, लेस देन 2 नॉटिकल माइल्स के, मतलब 2 नॉटिकल माइल से भी कम की दूरी पे एक बड़ा सा आइसबर्ग दिखाई देता है। मतलब आइसबर्ग दोस्तों एक आइस का पहाड़। वो पैनिक हो जाते हैं और ब्रिज को इन्फॉर्म करने के लिए वो 3 बेल बजाते हैं। 3 बेल बजा के वो ब्रिज को अलर्ट करते हैं और फिर यहाँ से कॉल करते हैं ब्रिज पे। स्टारबोर्ड का मतलब होता है जहाज को दाहिने तरफ घुमाइए तेज से। मतलब जैसे आप कार चलाते हो दोस्तों, तो हार्ड स्टारबोर्ड का मतलब होता है जब कार को पूरा दाहिनी तरफ घुमा दीजिए। मतलब जितना भी स्टीयरिंग आपकी घूमती है 1.5 राउंड, पूरा है स्टीयरिंग को स्टारबोर्ड साइड के लिए घुमा दिए। मतलब और ड्यूटी ऑफिसर इतना पैनिक हो जाते हैं कि वो ध्यान नहीं देते कि हेल्प्समैन क्या स्टीयरिंग कर रहा है, और हेल्प्समैन इतना स्ट्रेस में आता है, इतना पैनिक हो जाता है कि वो गलत स्टीयरिंग करता है। और बाय द टाइम वो रियलाइज करता है कि मुझे हार्ड स्टारबोर्ड का ऑर्डर दिया गया था, वो हार्ड पोर्ट कर देता है। जब तक वो घुमाते हैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि जहाज की साइज जैसा मैंने बताया 269 मीटर और वो फुल स्पीड से आ रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है दोस्तों। इसमें कोई ब्रेक नहीं है, इसमें कोई रोकने के लिए कोई और सिस्टम नहीं है दोस्तों। बाय द टाइम वो ऑर्डर देते हैं और इंजन को स्टॉप करके स्टर्न करते हैं, बाय द टाइम बहुत लेट हो जाता है दोस्तों, और कभी ना डूब सकने वाला जहाज आइसबर्ग से टकरा जाता है रात को 11:40 पे। दोस्तों जिससे हमने वीडियो में बात किया कि टाइटैनिक वो टाइम का बहुत ही आधुनिक शिप था दोस्तों। इसमें आधुनिक इतना ज़्यादा एडवांस भी था वो टाइम के हिसाब से। अगर सेफ्टी के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो टाइटैनिक में जो सेफ्टी फीचर्स यूज़ किए गए थे वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। देखिए हम समझाते हैं आपको दोस्तों। टाइटैनिक जो शिप है उसके नीचे एक डबल हल होता है दोस्तों, डबल बॉटम। जो शिप होता है एक, मतलब ये एक मेटल की प्लेट है, उसके नीचे एक और प्लेट है और उसके बीच में गैप है थोड़ा सा। तो दोस्तों अगर ये फर्स्ट प्लेट ब्रेक हो जाती है तो तब भी एक दूसरा प्लेट है जो टाइटैनिक को फ्लोट करवा सकता है। टाइटैनिक तब भी नहीं डूबेगा, पानी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लेयर होती है। एक लेयर अगर टूट भी जाती है तो दूसरी लेयर रहती है जिसकी वजह से टाइटैनिक फ्लोट करेगा। बट दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वो जो डबल हल का सिस्टम था दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ टाइटैनिक के बॉटम में था, टाइटैनिक के साइड में नहीं था। और आप अगर वीडियो में ध्यान से देखोगे तो टाइटैनिक अपने साइड्स में क्रैक होता है। तो ये तो था एक सेफ्टी फीचर। दूसरा सेफ्टी फीचर दोस्तों टाइटैनिक में था, टाइटैनिक में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे दोस्तों। अगर टाइटैनिक में 4 कंपार्टमेंट में अगर ब्रिज भी होता ना, 4 कंपार्टमेंट में अगर पानी भर भी जाता तब भी टाइटैनिक फ्लोट कर सकता था, क्योंकि उसमें वाटर टाइट डोर्स थे। सपोज करिए टाइटैनिक का फॉरवर्ड हिस्सा, अगर इसमें 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाता है तब भी पानी पीछे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वाटर टाइट डोर लगा हुआ है। वो डोर जो है बंद हो जाता है, सील कर लेगा और पानी को पीछे नहीं जाने देगा। तो क्या होगा, पानी बस आगे भरा रहेगा और टाइटैनिक तब भी फ्लोट करेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, जो क्रैक होता है आइसबर्ग के साथ जो कोलिजन होता है दोस्तों, उसमें टाइटैनिक के साइड में कोलिजन होता है और वो 4 की जगह 6 कंपार्टमेंट्स को ब्रीच करते हुए चलाता है। 6 कंपार्टमेंट में क्रैक आ जाता है, तकरीबन 300 फीट का क्रैक टाइटैनिक में आ जाता है और 6 कंपार्टमेंट उसके ब्रीच हो जाते हैं दोस्तों। पानी जो 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 टक्कर हुई थी दोस्तों वो वाटर लेवल के नीचे हुआ था। जो हिस्सा टाइटैनिक का पानी के नीचे था उसमें क्रैक होता है। तो जाहिर है दोस्तों कि जब जहाज की स्पीड इतनी तेज है और क्रैक की वजह से जो उसमें होल होता है तो पानी बहुत ही स्पीड से अंदर आने लगता है। और 6 कंपार्टमेंट ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं, तो जो वाटर टाइट डोर्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे दोस्तों, और टाइटैनिक में पानी बहुत तेजी से भरने लगता है। कैप्टन पैनिक में ब्रिज पे आते हैं और पूछते हैं ड्यूटी ऑफिसर से क्या हुआ। ड्यूटी ऑफिसर ने उनको सिचुएशन एक्सप्लेन किया और कैप्टन भी एक्सेस करते हैं सिचुएशन को, जाकर के पूरा मॉनिटर करते हैं। बाकी ड्यूटी ऑफिसर्स को बुलाते हैं, चीफ इंजीनियर्स को बुलाते हैं, चेक करते हैं कि टाइटैनिक में कितना डैमेज हुआ होगा।
जो फाइनल रिजल्ट निकल गया था दोस्तों कैलकुलेशन वगैरह के बाद कि टाइटैनिक को बचा पाना मुश्किल है। वो जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, वो जहाज जिसको डुबा पाना मुश्किल था, वो जहाज अपने सफर के दूसरे ही दिन एक आइसबर्ग के साथ कोलिजन में डूबने वाला था। किसी को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि पैसेंजर्स ने तो बात को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने देखा कि बड़ा सा आइसबर्ग है, टाइटैनिक से क्लोज होके जा रहा है, बट वो तो चिल थे क्योंकि उन्हें पता था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता, क्योंकि मीडिया में इतना ज्यादा प्रमोशन हो रहा था कि ये अनसिंकेबल शिप है, कभी नहीं डूब सकता है, इसको भगवान नहीं डुबा सकता, ये शिप ऐसा है। उसकी जो डिजाइन के बारे में बात हो रही थी, तो जो क्रू था उस पे या फिर जो उसके ऊपर जो पैसेंजर्स थे वो इतना श्योर थे कि टाइटैनिक तो डूब ही नहीं सकता, उन्हें कुछ होगा ही नहीं। तो जो पैसेंजर्स थे वो पैनिक नहीं हो रहे थे, बट कैप्टन और जो इंजीनियर्स थे, जो ऑफिसर्स थे, वो तो असलियत जानते थे। उन्हें पता था कि अब क्या होने वाला है। टाइटैनिक को बचा जा पाना इम्पॉसिबल था और टाइटैनिक 2.5 घंटे के अंदर डूबने वाला था। दोस्तों ये मैसेज जाकर के कैप्टन, ड्यूटी ऑफिसर, जो रेडियो ऑफिसर थे उस समय पे, फिलिप, सीनियर ऑफिसर फिलिप, उनको जाकर के बोलते हैं। जो फ्रीक्वेंसी, मतलब जैसे कि हमने वीडियो में बात किया ना दोस्तों अभी कि वो टाइम पे जो जहाज आज आपके आगे चलते थे या जो पीछे रहते थे, कोई डेंजर दिखते थे, वो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पे आपको इन्फॉर्म करते थे कि आगे डेंजर है। तो वही जो हर शिप पे एक रेडियो ऑफिसर होता था वो टाइम पे, जो रेडियो से कम्युनिकेशन करता था दूसरे शिप से और या फिर दूसरे पोर्ट से कम्युनिकेशन करने के लिए रेडियो ऑफिसर होता था। तो वैसे ही ये आज के दिन जो ड्यूटी ऑफिसर हैं वो सीनियर ऑफिसर फिलिप्स थे। तो जो कैप्टन होते हैं, कैप्टन स्मिथ, जाते हैं फिलिप्स के पास और कहते हैं कि हमें एक फ्रीक्वेंसी पे एक मैसेज सेंड करना है दूसरे शिप को। तो फिलिप बोलता नॉर्मल कोई मैसेज होगा, रूटीन मैसेज होगा चेक करने के लिए। बट जब कैप्टन बोलते हैं कि हमें डिस्ट्रेस मैसेज भेजना है दूसरे शिप्स को, जो फिलिप्स वो एकदम शॉक हो जाते हैं। क्या? क्योंकि उन्हें भी पता था दोस्तों कि ये कभी नहीं डूब सकने वाला जहाज है, अनसिंकेबल शिप है, टाइटैनिक है जो डूब नहीं सकता। उसका कैप्टन आकर के, इमेजिन करो सर, आपको रात को 12 बजे बोलता है कि जहाज डूबने वाला है, हमें दूसरे जहाज को डिस्ट्रेस मैसेज भेजना है। दोस्तों डिस्ट्रेस मैसेज क्या होता है? एक कोड वर्ड होता है जो शिप दूसरे शिप को भेजता है फ्रीक्वेंसी के थ्रू कि ये जहाज डूबने वाला है, नेचर ऑफ डिस्ट्रेस ये है, हम आइसबर्ग से कोलाइड हो चुके हैं, हमें असिस्टेंस चाहिए, इमीडिएट असिस्टेंस चाहिए। दोस्तों ये जो डिस्ट्रेस का मैसेज जिस भी शिप को रिसीव होता है, वो शिप की पहली प्रायोरिटी होती है कि ये जहाज को बचाने जाना। आप कोई भी रूट कर रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, अगर आपने ये डिस्ट्रेस मैसेज रिसीव किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ये शिप को रेस्क्यू करने जाना ही पड़ेगा। तो कैप्टन बोलते हैं ये मैसेज फॉरवर्ड करो सारे शिप्स को जो नियर बाय शिप है। जो सीनियर ऑफिसर फिलिप्स हैं वो मैसेज सेंड करना स्टार्ट करते हैं और तकरीबन 12:20 हो जाता है। कोई भी शिप इसको रिस्पॉन्स नहीं देता है क्योंकि नियर बाय में कोई शिप नहीं था। एक शिप है जो थोड़ी दूर पे है जिसका नाम है एसएस कार्पेथिया। दोस्तों एसएस कार्पेथिया ये मैसेज को एक्नॉलेज करता है और वो टाइटैनिक को रिप्लाई बैक करता है कि वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स यू फॉर रेस्क्यू। अभी एसएस कैलिफोर्निया ने ये एसएस कार्पेथिया ने ये अश्योर किया कि वो लोग बचाने आ रहे हैं, बट उनका जो डिस्टेंस है टाइटैनिक से वो 107 किलोमीटर दूर है। मतलब अगर वो अपनी फुल स्पीड से भी आएंगे तो उनको कम से कम 3.5 घंटा लग जाएगा टाइटैनिक के पास पहुंचने के लिए। और जो कैप्टन की कैलकुलेशन की उसमें जो कैप्टन की कैलकुलेशन में जो बात सामने आई है कि टाइटैनिक अभी 2.5 घंटे में डूब जाएगा। तो टाइटैनिक के एक डूबने के 1 घंटे बाद जो दूसरा जहाज है एसएस कार्पेथिया वो पहुंच रहा है। तकरीबन 12:05 पे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं अबेंडन शिप का। जैसे कि हमने अभी बताया दोस्तों, जो क्रू थे, जो पैसेंजर्स थे, वो एकदम श्योर थे कि टाइटैनिक को कुछ हो नहीं सकता। वो जो टक्कर हुई थी, कोलिजन हुआ था आइसबर्ग के साथ, उसको सीरियस नहीं ले रहे थे। बट जो ये वर्ड है दोस्तों अबेंडन शिप, जनरली अगर आप सेलर हो या फिर अगर आप शिप पे काम करते हो तो आपको पता होगा। अदरवाइज जो नॉर्मली जो शिप होता है दोस्तों, शिप पे जब कैप्टन बोलता है अबेंडन शिप, दोस्तों ये ऑर्डर को बहुत सीरियस लिया जाता है और ये ऑर्डर का मतलब होता है कि अब शिप को बचाया जाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि जो अबेंडन शिप का मतलब होता है शिप डूब रही है, अब इससे बचाया जाना इम्पॉसिबल है। इमेजिन करिए दोस्तों आप ऐसे जहाज पे हैं जिसका आपने ब्रांडिंग सुना है कि जहाज अनसिंकेबल है, इसको
ये जहाज डूब नहीं सकता है, और वैसे जहाज पे अगर आप ये सुने कैप्टन के थ्रू कि जहाज को बचाया नहीं जा सकता है, जहाज डूबने वाला है, कितना पैनिक हो जाएंगे दोस्तों। सारे क्रू, सारे पैसेंजर्स एकदम से पैनिक हो जाते हैं। और यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है दोस्तों, टाइटैनिक पे जहाँ पे 100 से 200 लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ और सिर्फ 20 लाइफ बोट्स हैं। इमेजिन करिए दोस्तों, टाइटैनिक पे 2200 से भी ज्यादा लोग हैं, क्रू और पैसेंजर्स को मिला करके 2200 से भी ज्यादा लोग टाइटैनिक पे इस वक्त मौजूद हैं। बट जो लाइफ बोट की कैपेसिटी है वो सिर्फ 20 है, और इन 20 लाइफ बोट्स में अगर फुल कैपेसिटी से भी बैठा करके लोगों को नीचे उतारा जाएगा तो सिर्फ 600 से 700 लोगों को उतारा जा सकता है। बाकी 1500 से 1600 लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको उनकी जान बचाने का कोई ऑप्शन नहीं है। और जो लाइफ बोट के जो लाइफ जैकेट्स है ऑन बोर्ड, जो नॉर्मली आजकल के शिप्स पे 100% कैपेसिटी प्लस स्पेयर्स भी होते हैं लाइफ जैकेट्स के, बट वो टाइम पे टाइटैनिक को लेकर के जो कंपनी के सीईओ थे या जो ओनर थे वो इतना श्योर थे कि टाइटैनिक डूब ही नहीं सकता है, तो उस पे जो लाइफ जैकेट्स की कैपेसिटी थी वो भी हाफ थी। मतलब 2200 लोग हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ 1000 से भी कम लाइफ जैकेट्स थे। मतलब सबको लाइफ जैकेट्स भी नहीं मिल रहे थे। मतलब दोस्तों जो 1500 से 1600 लोग थे जो ऑन बोर्ड बचे हुए थे, उनके पास ना लाइफ जैकेट्स है, ना उनको बचाने के लिए कोई शिप आ रहा है, ना कोई आसपास कोई आइलैंड है कि जहाँ पे वो स्विम करके जा सके, और जाएंगे भी कैसे दोस्तों, पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री है। अभी वो एयरपोर्ट उतरने के बाद जहाज पर 1500 से 1600 लोग अभी भी मौजूद है जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आपने टाइटैनिक मूवी में वो जो लास्ट तक बजने वाला जो वायरन था वो आपने जरूर सुना होगा दोस्तों। तो ऐसे बहुत से लोग थे जो इस सिचुएशन को समझ गए थे और वो चाहते थे कि अब ये शिप को बचा पाना और उन्हें भी बचा पाना इम्पॉसिबल है, तो वो ऐसे सैड नहीं होना चाहते थे। वो चाहते थे कि अपनी लाइफ को 2:20 पे जहाज फाइनली पानी में पूरा डूब जाता है। पहले जहाज में फॉरवर्ड के हिस्से में पानी भरता है दोस्तों, और फॉरवर्ड का हिस्सा हैवी हो जाने की वजह से वो पानी में जाता है, और जिसकी वजह से पीछे का हिस्सा पानी से बाहर आकर के वो 2 हिस्से में टूट जाता है, और तकरीबन 2:20 के आसपास टाइटैनिक पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है। उधर टाइटैनिक को बचाने के लिए एसएस कारपेथिया अपनी फुल स्पीड से आ रहा था, बट कारपेथिया 700 लोग जो लाइफ बोट में होते हैं, 750 लोग, उनको बचाता है, उनको बचा करके सेफली पोर्ट पे लेकर के जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दुनिया की सारी न्यूज़पेपर पे, मीडिया में, हर जगह बस टाइटैनिक की ही बात हो रही थी, क्योंकि एक नॉर्मल शिप नहीं डूबा था दोस्तों। ये शिप जो कभी डूब नहीं सकता था, वो ऐसा शिप था, और उसके ऊपर वो टाइम के सबसे रिच लोग, फेमस पॉलिटिशियंस, फेमस बिजनेसमैन, ऐसे ऐसे लोग उस जहाज पे थे। ऐसा जहाज डूबता है, पूरे वर्ल्ड में इस जहाज के बारे में चर्चा होना शुरू हो जाती है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कुछ बातें सामने आती है। बात करते हैं कॉज क्या क्या था, क्या क्या मिस्टेक्स हुई टाइटैनिक में। तो जो नंबर 1 कॉज है दोस्तों, वो तो मेरे हिसाब से हेल्म्समैन। जब ड्यूटी ऑफिसर हेल्म्समैन को ऑर्डर देता है हार्ड स्टारबोर्ड, अब मूवी में देखना दोस्तों, टाइटैनिक के कैप्टन से हुआ। कैप्टन को वार्निंग मिली थी, और ऑलरेडी कैप्टन 2 दिन पहले भी वार्निंग उनको आई थी, और उन्होंने जहाज अल्टर भी किया था, बट फिर भी उन्होंने ये वार्निंग को सीरियस नहीं लिया, और जो कंपनी की तरफ से प्रेशर आ रहा था उसमें, उसकी वजह से उन्होंने जहाज का इंजन स्लो डाउन नहीं किया। अगर आप नई बाइक, नई कार भी चलाते हो दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ टाइम तक बाइक को या कार को स्लो स्पीड में चलाते हैं ताकि उसका इंजन थोड़ा हैबिचुअल हो जाए और वार्म अप हो जाए। बट टाइटैनिक के साथ ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। टाइटैनिक का फर्स्ट डे वॉयज, पहला दिन, और टाइटैनिक फुल स्पीड से चल रहा है दोस्तों। कैप्टन प्रेशर में आ जाते हैं कंपनी के, और वो डिसीजन नहीं लेते हैं स्लो डाउन करने का या फिर कोर्स अल्टरेशन का, और सीधे जाकर के वो आइसबर्ग के साइड कोलाइड करते हैं। मिस्टेक नंबर 2। तीसरी मिस्टेक है दोस्तों, आपने वीडियो में पहले देखा, मैंने बताया था दोस्तों आपको कि 14 अप्रैल की आफ्टरनून को एक मैसेज आता है टाइटैनिक को, जिसमें लिखा होता है कि ये आगे आइसबर्ग है, प्रोसीड विद कॉशन। वो एक जहाज ने भेजा था जिसका नाम था एसएस कैलिफोर्निया। वो टाइटैनिक से 337
किलोमीटर दूर था, मतलब टाइटैनिक से 37 किलोमीटर आगे चल रहा था। उस जहाज ने टाइटैनिक को ये मैसेज भेजा था। अगर वो जहाज टाइटैनिक के पास आता तो टाइटैनिक को आराम से बचाया जा सकता था, क्योंकि 37 किलोमीटर था। मात्र 2 घंटे में वो जहाज टाइटैनिक के पास आ जाता। 2 घंटे से भी कम समय में वो टाइटैनिक के पास पहुंचा। बट 14 अप्रैल की रात को 11:30 बजे जो कैप्टन थे एसएस कैलिफोर्निया के, उन्होंने अपना वीएचएफ रेडियो ऑफ कर दिया, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा आइसबर्ग था, विजिबिलिटी सही नहीं थी, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वो जहाज को वहीं रोक देते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। उनका प्लान था कि वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब सनराइज होगा वो टाइम पे जहाज को आगे लेके जाएंगे। इतने आइसबर्ग में, इतने खराब विजिबिलिटी में वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो 11:30 बजे जहाज को रोक देते हैं और जो जहाज का रेडियो होता है उसको ऑफ कर देते हैं। और 11:40 पे टाइटैनिक का कोलिजन होता है आइसबर्ग के साथ। और 12 बजे जब सीनियर ऑफिसर फिलिप्स जो मोर्स कोड जो फ्रीक्वेंसी पे जो डिस्ट्रेस मैसेज भेज रहे थे वो एसएस कैलिफोर्निया को रिसीव ही नहीं होता है। इमेजिन करिए दोस्तों, जस्ट 37 किलोमीटर दूर जो कैलिफोर्निया की जो क्रू थे, जो ऑफिसर्स ऑन वॉच थे, वो देख पा रहे थे कि टाइटैनिक पे रॉकेट पैराशूट्स या रॉकेट फ्लेयर्स जो लोग छोड़ रहे थे हवा में सिग्नल के लिए, दूसरे जहाज से हेल्प के लिए, वो देख सकते थे। वो देखने के बाद वो अपने कैप्टन को इन्फॉर्म करते हैं कि कैप्टन, टाइटैनिक से कुछ फ्लेयर्स देखने को मिले, लगता है टाइटैनिक डेंजरस में है। बट जो कैप्टन होते हैं कैलिफोर्निया के, वो बोलते हैं कि टाइटैनिक पे रिच पीपल ट्रेवल करते हैं, पार्टी हो रही होगी, वो फ्लेयर्स नहीं है, वो लोग एंजॉय कर रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, और वो उस बात को सीरियस नहीं लेते हैं। सिर्फ वो रेडियो बस अगर ऑन रखते तो उन्हें पता चल पाता कि ये पार्टी नहीं हो रही है, यहाँ एक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज डूब रहा है। एसएस कैलिफोर्निया के कैप्टन जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब अपना रेडियो ऑन करते हैं तो उनको टाइटैनिक के जो मैसेज होते हैं वो मिलते हैं। टाइटैनिक के डिस्ट्रेस मैसेज पढ़ के उनको बहुत पछतावा होता है। बाद में उनके ऊपर कई कोर्ट केस हुए, उनके ऊपर बहुत सारी कार्रवाई हुई, बट अकेले इनको ब्लेम नहीं कर सकते दोस्तों। जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था, व्हाइट स्टार लाइन, उन्होंने सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ पे किया था। जब वो जानते थे जहाज की कैपेसिटी 2200 लोगों की है, तो लाइफ बोट सिर्फ 20 क्यों रखा उन्होंने? अगर लाइफ बोट पे 2200 लोग हैं तो लाइफ जैकेट्स की कैपेसिटी इतनी कम क्यों थी? इतने अमीर अमीर लोगों को लेकर के वो शिप पे जा रहे थे और सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं किया था उन्होंने। और कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी सामने आया दोस्तों कि जो स्टील यूज किया गया था टाइटैनिक को बनाने में, वो उतना मजबूत नहीं था, उतने कम टेम्परेचर पे उसको टेस्ट नहीं किया गया था। और क्योंकि वो -2 डिग्री का टेम्परेचर दोस्तों, और जो स्टील उन्होंने यूज किया था वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से स्टील जो है बिल्कुल फ्रेजाइल हो चुका था और एक छोटी सी टक्कर आइसबर्ग से लगने से वो टूट जाता है और जहाज में पानी भरने लगता है। कुछ लोग का ये भी मानना है दोस्तों कि जो वो टाइम पे वेल्डिंग वगैरह नहीं होती थी, उसमें रिविट का सिस्टम यूज करते थे प्लेट्स को दूसरे प्लेट से जोड़ने के लिए, वो प्रॉपरली नहीं किया गया था। ऐसी बहुत सी थ्योरीज आई दोस्तों, और टाइटैनिक के इस इंसिडेंट के बाद जो मैरीटाइम वर्ल्ड है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका। आज के टाइम पे दोस्तों अगर हम बात करें तो इतने सारे रेगुलेशंस आ चुके हैं, सोलास आ चुका है, मार्पोल है, आईएसपीएस है, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन आज के टाइम पे मैरीटाइम हिस्ट्री में आ चुके हैं। बट उस सब की शुरुआत टाइटैनिक से ही होती है। टाइटैनिक के इस इंसिडेंट के बाद से सारे कंट्रीज मिल करके एक एमओयू साइन करते हैं, जिसमें ये होता है कि जहाज पर मिनिमम सेफ्टी जो रिक्वायरमेंट्स है वो 100% होनी चाहिए। मतलब अगर जहाज पे 100 लोग हैं तो 100 लोग को बैठने के लिए लाइफ बोट्स होनी चाहिए, उस 100 लोग की कैपेसिटी के लिए लाइफ जैकेट्स होनी चाहिए, और सेफ्टी के पूरे इंतजाम होने के बाद ही जहाज को परमिशन मिलेगा कि जहाज सेल कर सकता है। अगर सेफ्टी आइटम में कुछ भी लैक करता है, हर पोर्ट पे सर्वे होगा, हर पोर्ट पे आपको सर्वे करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट वैलिड होने के बाद ही जहाज सेल कर सकता है।
ये सारे रूल्स और रेगुलेशन आने के बाद से शिपिंग इंडस्ट्री पहले से बेटर है। आज के टाइम पे अगर देखें तो टाइटैनिक जैसा बड़ा इंसिडेंट 1912 के बाद से कभी नहीं हुआ है इस मैरीटाइम हिस्ट्री में।